हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 12th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर है। हमारे पास 11 चैप्टर है और सभी के सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज ही ख़त्म कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप अभी तैयारी कर लेते हैं तो आपको तैयारी करने में समय रहेगा और आप इसे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। और हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, पूरे चैप्टर को आज ही निपटा देना है हम लोगों को। तो महात्मा गांधी जी ने कौन से लेसन को, कौन से पाठ को लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है, जिसे हम लोग सभ्यता और संस्कृति बोलते हैं। और यह एक एसे है। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और सबको अच्छी तरह से समझते चलेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट। तो जो फेरोज का रूलर्स है वो कौन है? तो फेरोज का रूलर, जो शासक है फेरोज का, वो है इजिप्ट। फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर। जो हमारे पूर्वज थे वह किस चीज़ पर लिमिट रखते थे? जो भोग विलासिता होता है, यानी कि जो इंड्यूल्जेंस होते हैं, भोग विलासिता पूर्ण जीवन को हमें जीने से मना करते थे। वो हमें बताते थे कि भोगों से बचना चाहिए। और 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश हैज टॉज अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। तो देखिए जो हमारी जो सभ्यता है वो हमें क्या सिखाती है? तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो सिविलाइजेशन है, वह सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ मित्रवत भावना रखें, फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। हम अपने एक दूसरे के साथ मित्रवत भावना रखें। तो वह कौन सिखाता है? तो वह हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है। जो कि इंडियन सिविलाइजेशन है वह सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखें। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं, सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ। जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, वह किस चीज़ का विकास चाहती है, किस चीज़ के विकास में वह मदद करती है? तो सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कर्तव्य का राह है, उसमें हमारी सभ्यता जो है वह सिखाती है कर्तव्य का पालन करने के लिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ द वर्शिप ऑफ। जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह किस चीज़ पर बेस है? तो वह मटेरियल, वर्शिप ऑफ द मटेरियल। वहाँ पर मशीनों की पूजा की जाती है, मशीनों के साथ वहाँ पर रहा जाता है। और इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मे अटेंड। तो जो कोई भी मनुष्य है या फिर कोई भी इंसान है, तो वह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है, वह पूरी तरह से परफेक्शन उसके पास नहीं है। और देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। तो देखिए हमारी जो सभ्यता है वो बताती है कि भोग विलासितापूर्ण जीवन को नहीं जीनी चाहिए, और इसके बारे में बताते हैं। और वह कौन से पाठ में लिखा गया है? इज फ्रॉम, यानी कि किस पाठ से यह लिया गया है, यह जो लाइन है। तो यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ मेनी ए थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लाइन है वेस्टर्न लिटरेचर का, वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। तो गुजराती में हमारी सभ्यता का क्या मतलब होता है? तो गुजराती में हमारी सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छी सभ्यता, अच्छी चीज़ें। और यहाँ पर है 11वां नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। तो सभ्यता जो है हमें अपने कर्तव्य के राह पर चलना सिखाती है। सभ्यता, जो हमारी जो सभ्यता है वह हमें कर्तव्य के राह पर चलना सिखाती है। और यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लाइन है यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और
चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। तो यह जो इन्वेंशन वाली बात है ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि सभी चीज़ों का हम लोग इन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम मशीनों के गुलाम ना हो जाए। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। यह भी लिया गया है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये सब आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो कौन थे जो हमारे गांव के छोटे से घर में बहुत खुश थे, छोटे से घर में ही वह संतुष्ट थे। तो जो हमारे एंसेस्टर्स यानी आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांव के छोटे से घर से संतुष्ट थे। वह शहरों में ये समझते थे कि वहाँ पर चोर डाकू रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर वो नहीं होती है, और जो हमारा जो गांव है वह स्वच्छतापूर्ण रहता है। और इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर। तो इंडिया की जो ग्लोरी है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह अडिग है। कौन सा चीज अडिग है? तो इंडियंस ग्लोरी जो है वह अडिग है। और देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ फैनेटिक। तो वह जो दुष्ट था यानी कि गॉडसे के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। गॉडसे ने कब गांधी जी को मारा था? तो आपको याद होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारा गया था। और आप लोग बताइएगा कि उनका जन्म कब हुआ था, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप उसे। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर गांधी जी ये बताते हैं कि इसे जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमारी जो सभ्यता है उसे दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता है, उसे कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। सबकी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन जो हमारा जो सभ्यता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वह अभी तक अडिग है, और वह भारतीय संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता पर ही होता है, हमेशा काम करता है। और तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो सिविलाइजेशन जो है हमें क्या सिखाती है? तो सिविलाइजेशन जो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कर्तव्य के राह पर चलना सिखाती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडिफिनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट। तो वो गांधी जी बताते थे कि हम जितनी चाह रखते हैं उतनी ही वह बड़ी होती जाती है। मतलब हमने जब सोचा कि अब ये पाना है, उसके बाद अगर वो मिल भी जाए हमें तो फिर अगले की हमें चाह हो जाती है। तो वही बताया है गांधी जी ने। तो वह कहाँ पर बताया है? तो वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे में उन्होंने बताया है। और देखिए यहाँ पर, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर समथिंग इन हिंदुइज्म दैट केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। तो महात्मा गांधी जी ने कौन से पाठ को लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को उन्होंने लिखा है। देखिए, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो वह ग्रीस से बिलोंग करती है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ग्रीस। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वे डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो फैरोन जो है वही है इजिप्ट का शासक है। और देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। तो हमारी जो सभ्यता है वह किसका विकास चाहती है? किसका विकास हमें सिखाती है और किसका विकास वह चाहती है? तो पीपल यानी कि लोगों का। हमारी जो सभ्यता है वो लोगों का विकास चाहती है। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
और आप लोग जो भी सही हो आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा कि कौन सा ऑप्शन किसका सही है। तो आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन किसका होगा। तो आप लोग बताइए कि गिवन इज एसोसिएटेड विद, जो गिवन है वो कहाँ से है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा गिवन इज एसोसिएटेड विद इटली, यहाँ पर इटली हो जाएगा। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है हमारे भारत के लिए क्या है। तो जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो हमारे भारत के लिए बर्बादी का रास्ता है, यानी कि रूइन फॉर इंडिया। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो हमारे लिए, जो भारतीयों के लिए बर्बादी का एक तरह से माना जाए तो रास्ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ। तो किसने कहा था सदा जीवन उच्च विचार, वह किसका हथियार था। तो देखिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ इंडियन। हमारा जो भारत है वो सिखाता है कि सदा जीवन और उच्च विचार, सदा जीवन उच्च विचार। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज। तो हमारा जो भारतीय ग्लोरी है वह कैसा है। तो हमारी जो भारतीय ग्लोरी है वह इमूवेबल है, वह अडिग है, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। और देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन थे जो पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। तो वह थे हमारे महात्मा गांधी जी, वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ, यहाँ पर है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो सेक्रीफाइस जो है वो किसने सबसे ज़्यादा किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर होगा ऋषिज, होगा RI ऋषिज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए तो यहाँ पर राइट जो है, राइट के जगह पर हमारा ऋषि होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आप लोग वहाँ पर आपको राइट के जगह पर ऋषि देगा, तो वहाँ पर आपको ऋषि को ही सिलेक्ट करना है और उसी को ही टिक करना है। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो डैश डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कौन थे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हमेशा विरोध करते रहते थे। तो वो थे हमारे गांधी जी। और देखिए यहाँ पर डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो कौन से हमारे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। तो जो हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स, वो हमारे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे और खुश थे वहाँ पर रहकर। हैज सिविलाइजेशन टॉज अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर। तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमें मित्रवत की, एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना सिखाता है। तो जो हमारी जो सभ्यता है वह एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना सिखाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार से तो आप लोग टिक अच्छे से मारिएगा, एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। और देखिए यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। तो हमारे जो पूर्वज थे वह ट्रू होम रूल को अपनाते थे, ट्रू होम रूल को। और ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह समझ में आ रहा है या फिर नहीं, ताकि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो विलासितापूर्ण जीवन है, वह किसको खुश नहीं कर सकता है। तो वह जो मैन है, वह जो आदमी है, वह उसको दौलत कितना भी हो वह मनुष्य को खुश नहीं रख सकता है, बल्कि उसको खुश रख सकता है तो सिर्फ उसका मेंटल कंडीशन, ना कि उसका कोई फिजिकल कंडीशन। और देखिए यहाँ पर गांधी वेंट टू चंपारण इन। तो गांधी जी जो चंपारण गए थे, चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो वो कब गए थे। तो वह गए थे 1917 में। याद रखिएगा, यह आपका हिंदी के भी चैप्टर जो है वो सदा नीरा, उसमें भी यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण कब गए थे और यहाँ पर इंग्लिश में भी वही है, यहाँ पर गांधी जी वेंट टू चंपारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 1917।
देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड डैश एंड रोमन राइटर। तो जो इंस्पायर्ड थे, जो यूरोप किससे इंस्पायर था, तो यूरोप जो था वह ग्रीक के लोगों से इंस्पायर था, ग्रीक एंड रोमन राइटर से, और उन्हीं से वह सीखता था। जिनकी खुद की सभ्यता नहीं बची उसी से यूरोप सीखता था। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो बताइए कौन सा इन्वेंशन था जो मनुष्य के लिए माइलस्टोन की तरह था। तो देखिए जब हम लोगों ने फायर यानी कि आग की खोज किया तो हमारे लिए मील की पत्थर की तरह साबित हुआ, मील की पत्थर की तरह वो साबित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए, गांधी जी के अनुसार हमारा मन जो है, हमारा जो दिमाग है वह क्या है, तो गांधी जी के अनुसार हमारा जो दिमाग है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी है जिसे जितना भी मिलता है वह उससे भी आगे की चाह करता है। देखिए, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कभी कभी आपको इतना देगा और ये नहीं देगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टैटिक नहीं दिया है, अलाइव एंड डायनेमिक यहाँ पर नहीं दिया है। और कभी कभी होगा कि इसको आधा काट कर यहाँ तक और स्टैटिक को छोड़ देगा, तो वहाँ पर स्टैटिक को आपको भरना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डायनेमिक। जो हमारी सभ्यता है वह अभी जीवित है और वह चल रही है लगातार। I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. Dash from who place in the question taken from। तो यह जो क्वेश्चन है, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकेंड नंबर चैप्टर में, जो कि है भारत इज माई होम। और उन्होंने भारत इज माई होम को किसने लिखा है, तो भारत इज माई होम को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। उन्होंने अपने देश के प्रति वफादारी के लिए उन्होंने वचन लिया था, और यह एक स्पीच है जो कि 1967 में वह स्पीच देते हैं प्रेसिडेंसी पद के लिए। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब। और 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन है वह कब अपने स्पीच को दिए थे, वह अपने भाषण को कब दिए थे, तो जब वह प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ले रहे थे तब उन्होंने यह भाषण दिया था। और कब दिया था, तो वह 1967 में दिया था, 1967 में उन्होंने यह भाषण दिया था। और याद रखिएगा कि 1967 जो था उसके 2 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एमिनेंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक एजुकेशनिस्ट थे। याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 को, और हैदराबाद में हुआ था उनका जन्म, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। यानी कि यह जो हमारा फैमिली है, यह जो पूरा परिवार है यानी कि भारत, यह बहुत बड़ा है और यह असहज रूप से धीरे धीरे और भी बड़ा होते जा रहा है। तो यह जो है भारत इज माई होम से लिया गया है यह लाइन। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, द पास्ट इज नो डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर ही देखा था। और जो हमारा जो पास्ट है वह रुका नहीं है, वह मरा नहीं है, बल्कि वह चल रहा है और लगातार चल रहा है। तो यह लिया गया है भारत इज माई होम से। याद रखिएगा कि यह लिया गया है भारत इज माई होम से, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने 1967 के जो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंसी पद के लिए, भाषण में उन्होंने कहा था, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वह है जो जवान लोगों का जो पुराना राज्य होता है, पुराना देश होता है, वह है जवान
लोगों का पुराना राज्य। तो वह किसके बारे में बोले बोले हुए थे? तो इंडिया के लिए यह जवान लोगों का पुराना देश है। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में, और याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 में उनका जन्म हुआ था और उनका मृत्यु हुआ था 1969 को। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंसी पद के लिए भाषण दे रहे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड प्रेसिडेंट थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट थे और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वह थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने भारत इज माई होम लेसन को लिखा है, जो कि एक स्पीच है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को 1967 में यानी कि 1967 में इस भाषण को दिया था। भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, तो भारत इज माई होम जो है इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखा है, उसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा आप लोग, डॉक्टर राधाकृष्णन जी सेकंड प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या चाहते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, वह शपथ लेते हैं लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सत्य की वफादारी के लिए, वह देश के प्रति वफादारी के लिए वह शपथ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन तो थे ही लेकिन उससे भी बड़ा वो थे नेशनलिस्ट, वो थे नेशनलिस्ट। याद रखिएगा, आपको अगर ऑप्शन में दे तो आपको पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आपको नेशनलिस्ट ही आपको माना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज द ओथ ऑफ द, तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह जो 1967 में जो शपथ लेने के वक्त जो स्पीच दिए थे वो किसके लिए दिए थे? तो वो प्रेसिडेंसी पद के लिए लिए थे, प्रेसिडेंट पद के लिए। और 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो कौन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा हथियार है जो हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो एजुकेशन जो है हमारे लिए, हमारे नेशनल बिल्डिंग के लिए वह प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में जाते हैं एकदम प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से और इंसानियत तरह। डॉक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। याद रखिएगा आप, डॉक्टर राधाकृष्णन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन को चाहते थे। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, तो वो कहते हैं कि भारत की जनता ने हमें चुना है, भारत की जनता ने, भारत के परिवार ने हमें चुना है कुछ समय के लिए, पूरे भारत का मुखिया चुना है, यानी कि सबसे जो बड़ा पद है प्रेसिडेंट, उस पद पर हमें चुना है। तो वह कौन कहते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, तो किसी भी लीडर में, किसी भी नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उनमें होना चाहिए सेल्फलेसनेस। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर यही है लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया है, सेल्फलेसनेस होगा यहाँ पर, बी की जगह पर
एल हो गया यहाँ पर, सेल्फलेसनेस, यहाँ पर सेल्फीनेसनेस नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेल्फलेसनेस। नानू काका डैश बिफोर द स्पोक, तो नानू काका स्पोक से पहले क्या लेते थे, तो वह इनहेल करते थे, इनहेल सम स्नफ, जो कि अपनी खैनी या फिर बोले तो सूंघने को वह एक बार सूंघते थे। और हम आ चुके हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर चैप्टर में। तो चलिए इसे भी हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोहर मालगोनकर स्टोरी द फुल ऑफ बीट, जो बीट एंड जो यह जो पूरा स्टोरी है वह किस प्रकार से है, तो फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ, तो नानू काका जी जो थे वह बहुत चालाक व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्होंने वह सेकेंड क्लास ट्रेन में आए थे, लेकिन उनके पास था थर्ड क्लास का टिकट, और वो इतने चालाक थे कि सोचिए जो टीटी था वो उन्हें बाहर तक गेट तक छोड़ने भी आया था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश ऑन प्रोबेशन, तो जो नरेटर थे, जो लेखक थे, वह ए पिंच ऑफ स्नफ में उस वक्त क्या थे, तो किस के लिए थे, वह तो वो अंडर सेक्रेटरी थे उस वक्त, वह एक प्रोबेशन के लिए अंडर सेक्रेटरी का प्रोबेशन में थे। फॉर व्हाट पर्पज है नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका जो दिल्ली आए थे तो क्यों आए थे, तो वह टू सी सम मिनिस्टर, कुछ जो मिनिस्टर कुछ नेता थे उनसे मिलने के लिए आए थे, वह वेलफेयर मिनिस्टर के लिए मिलने आए थे। और देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, तो वह जो सेकेंड क्लास के गेट पर वो खड़े थे नानू काका। और देखिए हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर was very confident that नानू काका would be able to manage to see the minister, तो जो नरेटर यानी लेखक की मम्मी थी, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था अपने भाई को लेकर कि वो जरूर मिनिस्टर से मिल जाएंगे, क्योंकि उस वक्त एक कहावत चलता था कि भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन मिनिस्टर मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो कि भगवान से भी 2 कदम ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, द मदर ऑफ नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वेन एवर, क्या हो जाएगा, ऑन संडे, या फिर वेन एवर ही वांटेड, या इन बिटवीन ए मीटिंग ऑन द मिनिस्टर वेकेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑन द मिनिस्टर वेकेशन, मिनिस्टर से मिलने में वो सफल हो जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोहर मालगोनकर इज एन राइटर, तो मनोहर मालगोनकर जो थे वह कहाँ के राइटर थे, तो वह थे इंडियन राइटर। मनोहर मालगोनकर वह एक भारत के राइटर थे। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखने वाले लेखक है हमारे मनोहर मालगोनकर जी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड को लेते चलेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वह जल्दी से हो जाए। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, मनोहर मालगोनकर जी ने ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखा है, जिसे हम लोग हिंदी में एक चुटकी सूंघनी या फिर एक चुटकी खैनी बोलते हैं। नानू काका रोट चेक फॉर ए डैश रुपीज, तो नानू काका चेक काटते हैं 1000 रुपीज का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, तो जो सेकेंड पर्सन थे वह कौन था जिसे नानू काका मिलने चाहते थे, तो वह थे वेलफेयर मिनिस्टर। द वेलफेयर मिनिस्टर जो सेकेंड पर्सन था, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो था वह सोहन लाल का बेटा था, रतिराम सोहन लाल का बेटा था। यहाँ पर डैश छूट गया है, इज ए हार्मोरस स्टोरी, तो हार्मोरस स्टोरी जो हास्य कहानी होता है वह ए पिंच ऑफ स्नफ है, हास्य कहानी जिसे सुनकर आपको मजा आएगा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, तो कौन थे जिनके अंदर ऑनेस्टी जरा भी नहीं थी, तो वो थे नानू काका।
जो बहुत ही क्लेवर यानी बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, कौन लेखक के फैमिली में आया था, तो नानू काका आए हुए थे फैमिली में, नानू काका। वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, तो कौन था जो वेन टू द मिनिस्टर, जो जोधपुरी कोर्ट में वहाँ पर गया था, तो ये वहाँ पर गए हुए थे मनोहर मैलगोनकर, ऑनर जो ऑथर है वो ही गए थे जोधपुरी कोर्ट में, या जोधपुरी कोर्ट में। और 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश टर्बन, तो ऑरेंज टर्बन था, वाइट जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन था। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, तो नानू काका जो थे वह 2 और 3 डेज के लिए यहाँ पर आए हुए थे नरेटर के घर पे, यानी कि लेखक के घर पे। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, तो नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था टेलिंग लाई का, यानी कि झूठ बोलने का उनके पास बहुत अच्छा तरीका था। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए, जो नानू काका ने चेक काटा था 1,000 रुपये को, वह किसको देने के लिए, तो वह धोबी के लिए, ताकि जो वो लेना चाहते थे कार को टेस्ट ड्राइव के लिए, जिससे वह मिल सके। और 83 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, तो नानू काका बन के गए थे वहाँ पर एक हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि हेरिडेटरी पंडित जो बन के गए थे, जो कि थे निन्नौर के महाराजा के जो पंडित होता है वो बन के मिनिस्टर से मिलने गए हुए थे, ताकि उन्हें कोई पकड़ न सके। नानू काका वाज ए वेरी वेरी क्लेवर मैन, याद रखिएगा नानू काका एक चालाक इंसान थे। ए पिंच ऑफ स्नॉप इज ए शॉर्ट स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नॉप क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नॉप इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, तो जो ए पिंच ऑफ स्नॉप है इसमें किसके बारे में एकदम डिटेल में कैरेक्टर स्केच करता है, यह नानू काका के बारे में पूरी तरह से बताता है। वह किस प्रकार से धूर्त काम करते हैं, वह किस प्रकार से लोगों को ठगते हैं। मनोहर मैलगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन, तो वह अंडर सेक्रेटरी के रूप में उस वक्त थे। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, जब नानू काका आए थे ट्रेन से तो उनके साथ एक और चीज उन्होंने लाया था, जो कि था किटेन, और वह नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल कर रही थी। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नॉप वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, तो डोर स्टेप, वह जो बाहर थे वह अपने घर के जो बाहर का दरवाजा होता है वहां पर वह खड़ी थी और वहीं पर इंतजार कर रही थी अपने भाई का। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, तो नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो वहां पर आए थे टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मिनिस्टरों से मिलने आए हुए थे। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए, तो जो नानू काका जो सिल्वर स्नफ बॉक्स था जिसमें वो खैनी रखते थे, तो उसमें से क्या करते थे, तो 2 के पिंच, यहाँ पर हो जाएगा 2 के पिंच, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा और वही आपको टिक लगाना है। यहाँ पर डी मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से देखकर आपको टिक लगाना है। नानू काका वेन टू विजिट द डैश मिनिस्टर, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, हु टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन थे जो सूंघनी को अपने हाथ में रखते थे, वह नानू काका थे। 100 ईयर लेटर, तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 4th नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छी तरह से देख लेते। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 100 ईयर लेटर द निग्रोज इज इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैंग्वेजिंग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैंग्वेजिंग। और चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं और थोड़ा सा स्पीड बनाए रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ ए, तो जो आई हैव ए ड्रीम है वह एक स्पीच दिया गया था वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, उसी का एक पार्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि वह कब दिया गया था, तो 28 अगस्त 1963 को वह स्पीच दिया गया था। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर, तो
मार्टिन लूथर किंग जो कहते थे कि मेरे जो बच्चे हैं उनको किस चीज़ से जज नहीं किया जाएगा, तो उन्हें उनका कलर से उसको रेशियल जो होता है उनके कलर से उनको जज नहीं किया जाएगा, मार्टिन लूथर किंग के बच्चे को। और उनके 4 बच्चा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन द 1964। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वह अमेरिका के सबसे जवान व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ था। सबसे पहले जवान व्यक्ति वही थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1964 में, आप लोग याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नॉट अलाउ इन द वैल्यू ऑफ नॉट अलाउ द वैल्यू ऑफ, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए द लिवरपूल, डिसपेयर, अल्बामा या होप, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा डिसपेयर इसका आंसर। और देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट ऑफ डैश इज द स्वेल्टरिंग with the heat of injustice and oppression will be transformed into an occasion of freedom and justice। तो कौन है, मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि जो यहाँ के जो निग्रोज लोग हैं वह अन्याय की भट्टी में जल रहे हैं, स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, और इन्हें स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो वह कहाँ के लोग हैं, तो आप लोग याद रखिएगा मिसिसिपी। और चलिए देखते हैं और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज मार्च अहेड। तो हमारा 100 क्वेश्चन पूरा गया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग पूरे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। आई हैव ए ड्रीम इज़ रिटन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम है उसे लिखा है मार्टिन लूथर किंग जी ने, उसे हम लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ रिटन द लेसन आई हैव ए ड्रीम। और याद रखिएगा कि जो मार्टिन लूथर किंग है उन्हें हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, तो मार्टिन लूथर किंग जो है उनका वह यूएसए से है, तो द यूएसए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कंडीशन ऑफ द डैश अपेलिंग। तो किसका जो कंडीशन है वह दयनीय है, तो निग्रो जो है उनका जो लाइफ है, उनका जो कंडीशन है दयनीय है बहुत। और 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो ये बोलते हैं कि कौन है जो अन्याय के भट्टी में जल रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मिसिसिपी, जो कि अभी कुछ देर पहले भी आया था यह वाला क्वेश्चन। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज है, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वह क्या है, तो वह एक निग्रो है, निग्रो। और देखिए 107 नंबर क्वेश्चन हमारा, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो किसे शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था और कब दिया गया था, तो जो मार्टिन लूथर किंग है उनको दिया गया था 1964 में, शांति के लिए नोबेल प्राइज, पीस के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, तो मार्टिन लूथर किंग के पास जो थे 4 बच्चे थे, मार्टिन लूथर किंग के 4 बच्चे थे। डैश एडवोकेटेड नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो वह थे मार्टिन लूथर किंग जो है वो कर रहे थे अहिंसा के साथ। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, तो लव्स वाइट अमेरिकन। जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्हें जो उजले गोरे लोग थे अमेरिका के उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि जो अमेरिकन थे वहाँ के उजले उन्हें प्रॉब्लम था इन लोगों से, निग्रो से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, वो थे एक सिविल राइट एक्टिविस्ट जो सोशल कामों के लिए होते हैं वो थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963 में उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भाषण दिया था अपना यह वाला। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नस्लीय भेदभाव को, चमड़ीय भेदभाव को। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम को लिखने वाले मार्टिन लूथर किंग जी।
और देखिए हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस इज। तो कहाँ का जो बैंक है वह अन्याय से वह दिवालिया हो गया है। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। इंसाफ जो है वहाँ पर दिवालिया हो गया है। डैश हैज गिवन द निग्रोज पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर अमेरिका का जो निग्रोज पीपल का जो चेक दिया गया था वह एक बैड चेक साबित हुआ, जिसमें जो चेक तो दिया गया था लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ। वह बहुत ईमानदारी से अपने कामों को करते थे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक दस्तावेज था जो कि निग्रो को स्वतंत्रता के लिए दिया गया था, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। डैश इज द स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो मिसिसिपी के जो लोग थे वह अन्याय के भट्ठी में एक तरह से वह जल रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। तो वह जितने भी काम करते थे फैथ में रहकर काम करते थे, जिसमें वह गांधी जी की नीति को ही अपनाते थे जो कि था अहिंसा। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। तो वो चाहते थे मार्टिन लूथर किंग कि जो यहाँ का जो इंसाफ है ठीक उस प्रकार हो जाए जिस प्रकार से पानी होता है। तो जो निग्रो को है वह इंसाफ उस प्रकार से मिले तभी सेटिस्फाइड होगा। डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो वह जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको वह नापसंद करते थे मार्टिन लूथर किंग। द निग्रोज वेयर होपफुल डेट वन डे दे वुड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, गेट देयर राइट्स, किल द वाइट पीपल, डिवाइड द नेशन, किल थेमसेल्फ। तो यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा गेट देयर राइट्स। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं, द टाइमिंग ऑफ एनिमल डैश मेट लाइफ प्लेजेंट। तो चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है जो कि है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अब वह चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ प्लेजेंट। तो कौन था जो हमारे ज़िंदगी को आसान बना दिया था। वह जानवरों को पालतू बनाना था, वह हमारे ज़िंदगी को, हमारे लाइफ को बहुत आसान बना दिया था। और द टू काइंड ऑफ आइडियाज़ विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द मेकिंग वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड। और यहाँ पर दो आंसर कई बार देखा जा चुका है, मोरल एंड पॉलिटिक्स एंड मोरल एंड इन्वेंशन। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यह दोनों आंसर ज़्यादातर केस में मिलते हैं। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू। तो बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहाँ से बिलोंग करते थे, वह कहाँ रहते थे, तो ब्रिटेन में। अगर यहाँ पर इंग्लैंड दे तो वो भी सही होगा। और देखिए द इन्वेंशन ऑफ डैश इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल। तो कौन सा इन्वेंशन था जो जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वह था एग्रीकल्चर। और देखिए यहाँ पर क्या है, बर्ट्रैंड रसल वाज ए ब्रिटिश। तो वह फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन भी थे। वह बर्ट्रैंड रसल हैज़ रिटेन द लेसन। बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड वह फिलोसफर के साथ मैथमेटिशियन भी थे। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल। तो कौन था जो जानवरों को पालतू बनाने से भी ज़्यादा जरूरी था, तो वह है एग्रीकल्चर, हमारी किसानी जो है। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज टेकन। तो यहाँ पर लगता है कुछ गलत है और कुछ छूट चुका है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोलोज। उस वक्त जो वो कहावत था कि जब तक हम लोग किसी का भी बलि नहीं देंगे तब तक हमारा जो अनाज है वह नहीं होगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल।
बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को, और बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। तो उन्होंने 1950 में उन्हें यह जो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, याद रखिएगा। और ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश प्रॉब्लम, तो वह एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन। और देखिए अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन द लार्ज नंबर इन विंटर, तो सबसे ज़्यादा विंटर में मारा था पक्षी लोग बहुत लार्ज स्केल में पक्षी लोग विंटर में यानी ठंडी के दिनों में मरे थे। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन व द आर्ट ऑफ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हंटिंग दिया हुआ है, कुकिंग दिया हुआ है, राइटिंग दिया है। और तो यहाँ पर जो हो जाएगा द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन व द आर्ट ऑफ, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राइटिंग। अगर यहाँ पर प्रिंटिंग हो तो प्रिंटिंग भी हम उसे मार सकते हैं। डैश वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन, तो बर्ट्रैंड रसल जो है वह फिलोसफर के साथ मैथमेटिशियन थे। वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम। वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम, तो जो एक दिन जब सेबे को जो 5 इंच जो गॉड मिलता है वह कितने रुपए का था, उसका कॉस्ट कितना था, तो उसका कॉस्ट था 10 सेंट, जो वो ओल्ड लेडी से लेता है। फैंसी ए लेडी स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड इज फ्रॉम, तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है द आर्टिस्ट से। आपको जहाँ भी गॉड्स की चर्चा मिले वह सब द आर्टिस्ट को आप लगा दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ गॉड्स की चर्चा द आर्टिस्ट में ही है। सिगानोया हैज़ रिटेन द स्टोरी, सिगानोया जी जो है द आर्टिस्ट को लिखा है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें 12 साल के एक बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सेबे। देखिए सेबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जैपनीज बॉय। 12 ईयर ओल्ड जैपनीज है वह। सेबे वाज ए डैश जैपनीज बॉय, तो सेबे जो है वह 12 ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय है, 12 ईयर ओल्ड। और देखिए सेबे हॉबी वाज ए कलेक्टिंग फॉर, तो सेबे का जो हॉबी क्या था, तो उसका हॉबी था कलेक्ट करने का, गॉड कलेक्ट करने का, कद्दू कलेक्ट करने का। और उसमें वह कई प्रकार के अपने से चित्रकारी करते थे, और उसमें कई चीज़ें को जैसे चाय पत्ती को मिलाकर उसके सुगंध को ख़त्म करते थे, और उसमें कई कलाकारी भी उसमें करते थे। सेबे वाज ए पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो सेबे जो था वो पैशनेटली वो इंटरेस्टेड था गॉड्स में, कद्दुओं में सेबे जो था इंटरेस्टेड था। सिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो सिगानोया जी जो थे वह जैपनीज थे और वह शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। वन डे सेबे वाज कॉस्ट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, तो जो एक दिन सेबे को पॉलिश करते हुए एथिक्स टीचर ने पकड़ लिया था अब उसके स्कूल में। तो एथिक्स टीचर, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा पर यहाँ पर सही हो जाएगा, एथिक्स टीचर ने उसे पकड़ लिया था। सेबे अबाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड ओमैन, तो सेबे जो कद्दू लिया था उस ओल्ड लेडी से वह कितना इंच का था, तो वह था 5 इंच गॉड, जो कि 10 सेंट में लिया था, 10 सेंट में। और देखिए यहाँ पर 151 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबे फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, तो वह जो सेबे था, जो सेबे के टीचर थे वह सेबे पर गुस्सा हो गए थे, जबकि जब वह कद्दू को पॉलिशिंग कर रहा था। सेबे रीड एट डैश स्कूल, तो वह प्राइमरी स्कूल में था, उस वक्त वह प्राइमरी स्कूल में था। सेबे गॉट गॉड फॉर ए फ्यू, तो जो सेबे को जो वह गॉड मिलता था वो कुछ सेन में मिलता था, समफिव सेन, जो वहाँ के जैपनीज करेंसी होता है सेन। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रेन, क्वालिटी इन द चिल्ड्रेन। और देखिए यहाँ पर सेबे फादर वर्कड एट ए डैश शॉप, तो सेबे के पापा जो थे वह कारपेंटर शॉप पर काम करते थे, सेबे के पापा। और डैश वाज ए सेलिंग ड्राइड प्रीमियस एंड ऑरेंजेज, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ओल्ड ओमैन, यहाँ पर एन ओल्ड ओमैन हो जाएगा। डैश द पोटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबे, जो पोटर था वह 50 सेंट में
उस गॉड को लेता है और वहाँ पर 600 येन में वो बेच देता है। और देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, तो कौन सा है जो शॉर्ट स्टोरी है? तो द आर्टिस्ट। और जो वो जो टीचर ने पॉलिशिंग करते हुए सेबे को पकड़ा था, उस कद्दू को दे देता है वो पोटर को, जो कि वह एक दुकान में जाकर 50 येन में बेचता है, और जो वो दुकान वाला होता है वो 600 येन में उसी को बेच देता है। सेबे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मैड हिज टीचर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिस्प्लीज्ड। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। सेबे पेरेंट्स नोन दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ, तो सेबे के पेरेंट्स जो थे वह किस चीज़ को मना करते थे खरीदने के लिए? तो गॉड्स को, कद्दुओं को। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन, जो पोटर जब बेचता है 50 येन में, और उसके बाद जो क्यूरियो डीलर होता है वह उसे एक अमीर इंसान को बेचता है 600 येन में। सेबे वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो वह गॉड में इंटरेस्टेड था। सेबे वुड एग्जामिन द डैश एज सून एज ही गोट अप, तो वह जो था गॉड को एग्जामिन करता था, बारीकी से उसे देखता था, तलाशता था। द टाइप ऑफ गॉड द एपेलेड टू सेबे वाज, तो इवन एंड सिमेट्रिकल जो कद्दू होते थे वह सेबे को बहुत पसंद आते थे। डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, तो सेबे था, सेबे जो कि 12 साल का लड़का था और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 166 नंबर क्वेश्चन है, डैश लव टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम, सेबे था जो क्लासरूम में भी पॉलिश करता है। When a baby is born it is an occasion, अब जो है तो चलिए हम लोग अब आ चुके हैं चाइल्ड इज बॉर्न में। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो जो होल फैमिली होता है वह सब उसमें सम्मिलित होता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वोमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट वेस्ट रिगार्ड एज इट इज, तो जो माँ होती है वह जब अपने पहले बच्चे को जन्म देती है तो वह उसके लिए क्या होता है? तो रिगार्ड इज यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन एक है गुड और बेनिफिशियल, आउटजियस और फनी, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और 170 नंबर क्वेश्चन है, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो सुडानिश वुमेन जो थी, सूडान की जो महिलाएं थी वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर जाती थी। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो पारंपरिक समाज होते हैं वहाँ पर जो चाइल्ड बर्थ होती है उसके बारे में यह बताया जा रहा है। तो क्या वहाँ पर मैनी एंड वेरिड होता है, फ्यू होता है, नॉन या सम, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ये ए नंबर, मैनी एंड वेरिड। और 172 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज़ टेकन फ्रॉम, तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न से, जिसको लिखा है जर्मन ग्रीड जी ने। और देखिए जर्मन ग्रीड जी ऐसे ऑस्ट्रेलिया से थी, जर्मन ग्रीड सोचकर आप जर्मनी के थे ये मत सोचिएगा। द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन राइज इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर है ओवर द ह्यूमनिंग एंड ट्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन द सीरीज ऑफ आवर चिल्ड्रेन। तो देखिए द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन राइज इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, यह जो है वेस्टर्न का टेक्नोलॉजी हो सकता है, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। जर्मन ग्रीड हैज रिटेन द लेसन, जर्मन ग्रीड जी जो है चाइल्ड इज बॉर्न को लिखते हैं। और देखिए 175 नंबर क्वेश्चन है, ए डैश वुमेन हैज टू सर्व वेरियस टैबू रिचुअल एंड कस्टम्स, तो वह जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जर्मन ग्रीड इज एन ए कैसे राइटर थे? तो वह एक ऑस्ट्रेलियन थे, याद रखिएगा वह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे जर्मन ग्रीड
इज ए फेमस डैश राइटर, तो वो फेमिनिस्ट राइटर थे, फेमिनिस्ट स्त्रीत्व राइटर। इन द डैश द 1000 वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेस्ट के बारे में बताया गया है, फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी के बारे में। और देखिए 189 नंबर क्वेश्चन है, डैश वुमन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर दिया गया है, अगर बांग्लादेश हो ऑप्शन में तो आप बांग्लादेश मारिएगा, नहीं तो यहाँ पर एन इंडियन है तो यहाँ पर एन इंडियन हम लोग मारेंगे। इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और साइज आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, तो जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पर 6 दिनों पर छठियार होता है, उसी प्रकार बांग्लादेश में 7वें दिन पर उस सोसाइटीज़ को वहाँ पर जो ओकेजन किया जाता है 7वें दिन पर, और उसी दिन बच्चे को और उसकी माँ को कपड़े दिए जाते हैं। ए वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वॉरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग, तो यह प्रेगनेंसी के वक्त उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू इंटरेस्टेड ऑफ, तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, हाउ फ्री द प्रेस पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू इंटरेस्टेड ऑफ एडवर्टाइजर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एडवर्टाइजर। और चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर जो एडवर्टाइजर है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए द स्टेट इज ए, तो द स्टेट इज ए, स्टेट क्या है, द सर्वेंट ऑफ द पीपल, स्टेट जो है वह लोगों का नौकर, एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, जो एडवर्टाइजर है उसे क्या जाए, रेवेन्यू जो है एक बांटता है, कंट्रीब्यूट करता है। एवरी डैश लाइव इन ए परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस, तो न्यूज़पेपर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सभी बैलेंस करके रखता है न्यूज़पेपर अपने चीज़ों को। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम डैश इज रिस्टोर्ड, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रेस जो है वह फुली रिस्टोर्ड होता है। और यहाँ पर देखिए 188 नंबर क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, तो जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है, जो चीफ फैक्टर होता है, यहाँ पर 2 चीफ फैक्टर होते हैं, पहला चीफ फैक्टर होता है एडवर्टाइजर और दूसरा चीफ फैक्टर होता है ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय, तो यहाँ पर हाउ फ्री द प्रेस को लिखा है डोरोथी एल सेयर्स जी ने, और डोरोथी एल सेयर्स हैज रिटन द लेसन, तो हमारा हो जाएगा हाउ फ्री द प्रेस। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, और याद रखिएगा कि ये भी एक ऐसे है, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, तो सेंसरशिप कब लगाया जाता है, तो वह इमरजेंसी के वक्त सेंसरशिप को लगाया जाता है। और यहाँ पर 192 नंबर क्वेश्चन है, देश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सबसे ज़्यादा सतर्क रहते हैं प्रेस वालों से, तो वह रहते हैं पॉलिटिशियन, कि कहीं कोई प्रेस वाला उनकी कोई बुराई ना कर दे। द डैश ऑफ द पीपल इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन होगा जो स्टेट जो है वह हमारा मास्टर नहीं है बल्कि वह हमारा एक नौकर है, तो स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यहाँ पर ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है द प्रेस इज डैश अंडर ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलरली फ्री, तो कहाँ की जो प्रेस है वह फ्री है, तो वह जो डोरोथी एल सेयर्स है जो जहाँ का रहेगा वह उसी का बड़ाई करता है, तो वो बताते हैं कि जो ब्रिटिश का जो प्रेस है वह फ्री है। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, जो सेकंड चीफ सोर्स है उनका द वेल्थ ऑफ द ऑनर, ऑनर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ONWER यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, तो कौन है जो
रेपुटेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो वह है प्रेस। प्रेस डोरथी एल्सेयर सेड दैट प्रेस इज फ्री, तो कहाँ है, तो वहाँ पर है समवेयर, वो कहीं कहीं प्रेस फ्री है। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा कैक्सटन हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था कैक्सटन ने 1476 में, याद रखिएगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय टू चीफ फैक्टर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा टू चीफ फैक्टर। when we speak the freedom of press we usually mean freedom in a dash sense, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्निकल सेंस। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, टेक्निकल सेंस। when is censorship imposed in the press on a country like Britain, तो यहाँ पर जो है सेंसरशिप लगाया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय पे। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट, जब यहाँ पर सेंसरशिप लगाया जाता है जिस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट जो चाहता है वही दिखाता है प्रेस वाले लोग। बेंजी पेरेंट्स प्लान टू द फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, तो बेंजी के जो पेरेंट्स है, यहाँ पर हम लोग अब आ चुके हैं द अर्थ वाले चैप्टर में। तो बेंजी के जो पेरेंट्स है वह सेरेमनी को रखते हैं जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा, तब उसे पासबुक मिलेगी। और चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी कब स्कूल को छोड़ता है, जब वह 14 साल का हो जाता है, 14, जब 14 साल का हो जाता है। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो जब फर्स्ट बार जब लेता है बेंजी मुर्गियों को, तो अबाउट ए डजन, वह एक दर्जन लेता है मुर्गियों को। और देखिए 206 नंबर क्वेश्चन है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू नेम सैंडर्स एंड टू हिम हाउ इट वाज द मैन इज फ्रॉम, तो यह कहाँ से लिया गया है लाइन, तो यह लाइन लिया गया है द अर्थ से। सैंडर्स की भी चर्चा इसी में दिया गया है। he had the took of being a simple hearted man as we simple minded man is taken from, तो बेंजी को बोला गया है सिंपल माइंडेड, और यह लिया गया है द अर्थ से। और द अर्थ के लेखक है यहाँ पर H.E. बेर्जी। और देखिए H.E. बेर्स हैज रिटन द स्टोरी, तो यहाँ पर हो जाएगा द अर्थ। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, तो बेंजी के जो पेरेंट्स थे वह किसे पसंद नहीं करते थे, ग्रे आइज की वजह से। तो फ्लोरेंस के वो लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो ग्रे थी, इसलिए उसे पसंद नहीं करते थे। बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, तो जो बेंजी जो ज़मीन खरीदता है वह किसे खरीदता है, तो वह सैंडर से खरीदता है, सैंडर से। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बेंजी। और देखिए डैश वाज रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो ऑनर जो है लैंड का वो है सैंडर्स। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, तो वो फ्लोरेंस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉनसन वाज ए पुअर, तो जॉनसन जो था वह एक पुअर फार्मर था, पुअर किसान था। बेंजी के पिता का नाम है जॉनसन और जॉनसन एक पुअर फार्मर है। बेंजी पेरेंट्स गेक हिम, यहाँ पर गिव हो जाएगा, गिव यहाँ पर होगा गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, तो 21 साल का जब बेंजी हो जाएगा तब उसको पासबुक मिलेगा। जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, तो वह जो था हमारा आंसर हो जाएगा 4 एकड़। जॉनसन वाज इन पोजीशन ऑफ द लैंड, जो जॉनसन का जो जितना जमीन था उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वह 4 एकड़ था। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप वो हेन्स। और देखिए यहाँ पर 219 नंबर क्वेश्चन है, द डैश कीप हेन्स सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू, जो बेंजी जो है, बेंजी को कौन सजेस्ट करता है मुर्गी पालन के लिए, तो वह डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। द अर्थ इज ए स्टोरी, द अर्थ एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन, वहाँ पर जो है बेंजी के पेरेंट जो है वह उसे किचन में रख देता है बेंजी। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, वह लोकल एक वक्ता थे
जो संभाषण करते थे। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, वह सैंडर से लैंड लिया हुआ था। और बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ डैश एज हिज वाइफ द एज ऑफ 40। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फ्लोरेंस। एच बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन, तो जो एच बेट्स थे वह जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट याद रखेगा। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट बिजनेस ऑफ हेंस, बेंजी जो किस चीज़ का बिजनेस करता था, तो वो मुर्गियों का बिजनेस करता था। बेंजी ऑन ए डे, यहाँ पर बेंजी जो था दुनिया सबसे पुराना जो कार है उसे खरीदा था, फोर्ड वन, सबसे पुराना कंपनी है यह। द एडवाइज बेंजी टू कीप हेंस, तो किसने एडवाइज किया था बेंजी को मुर्गी पालन के लिए, तो डॉक्टर ने किया था। द फर्स्ट बेंजी केप्ट हेंस 10 और ए डजन, यानी कि 10 से 12 मुर्गियों को फर्स्ट बार रखा था बेंजी ने। बेंजी फादर वाजे प्रीचर, यहाँ पर वक्ता हो जाएगा, जो जॉनसन है वह वक्ता थे। और अकॉर्डिंग टू पॉलेस बॉक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच अस द वर्ल्ड, यहाँ पर हमारा अगला नंबर चैप्टर फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर है जो इंडिया क्या सिखा सकता है दुनिया को, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यहाँ पर हो जाएगा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। बॉक हैड विजिटेड इंडिया, जो पॉलेस बॉक है वो क्यों आए थे इंडिया में, तो टू सी एंड लिसन टू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल। पॉलेस बॉक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, तो यहाँ पर जो राइटर है कॉम माई बिलोव्ड, वो कि भारत के लिए लिखे हुए थे पॉलेस बॉक जी ने। इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय, तो यहाँ पर लिखा है पॉलेस बॉक ने इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज को, पॉलेस बॉक हैज रिटन द लेसन, तो इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज, इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज इज एन, क्या है, यह एक एस्से है, याद रखिएगा। पॉलेस बॉक इज एन राइटर, तो पॉलेस बॉक जो है वह कहाँ के राइटर है, तो पॉलेस बॉक यह एक अमेरिकन राइटर है, जो कि पहले यह चाइना में रहते थे। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 238 में, डैश हैज़ प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, तो इंडियन पीपल की लाइफ में कौन थे जो लेखक है, वो थे पॉलेस बॉक। आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टेड प्लेट्स, तो हमारे जो भारत थे पॉलेस बॉक, तो उन्हें बनाना यानी कि बनाना के जो पत्ती होती है उसी पर उन्हें भोजन दिया गया था, खाना दिया गया था। फ्रॉम बॉयहुड इंडियंस राइट हैंड इन क्लीन सर्विस डैश आर टॉस्ट डैट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रेन। इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डैश करप्ट डैश काउंटर पार्ट्स, तो यह जो किस चीज़ का पार्ट्स है, इंडिया, जो कि बहुत पुअरर के बारे में बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर चाइनीज हो जाएगा। और देखिए 242 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश एडवाइज द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हो जाएगा पॉलेस बॉक जो लेखक है उसी ने वो लिखा है, रिलीजियन इज द एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, जो रिलीजियन है वह कहाँ पर अभी प्रेजेंट है, जहाँ पर लाइफ है। यहाँ पर देखिए इंडिया में बहुत सारे धार्मिक चीज़ों को माना जाता है। और द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड, यहाँ पर जो बॉम्बे है यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास। द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिच ऑन द बिलोंगिंग द कॉजेशन रेस, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया रिकॉन्ग बिलोंग द कॉजेशन रेस, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन द पीपल ऑफ इंडिया। और चलिए यहाँ पर देख ले, पॉलेस बॉक हैड एंड फैमिली डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर थे वह पॉलेस बॉक के वह इंडियन थे फैमिली डॉक्टर।
इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पॉलेस बक लाइफ। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, तो कॉम माई बिलोव्ड को लिखा है पॉलेस बक जी ने भारत के लिए। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन, तो यहाँ पर बनाना हो जाएगा। बनाना कहाँ है? बनाना लीव्स। बनाना लीव्स, केले के पत्ते पर यहाँ पर खाना दिया जाता है पहले के विलेजे में। और देखिए पॉलेस बक एट हर फूड डैश इन एंड इंडियन विलेज, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा विथ हर हैंड। यहाँ पर कोई चॉपस्टिक या फिर किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि अपने हाथों से उस वक्त खाना खाया जाता है। देखिए पॉलेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द पीजेंट, वह किसानों से वह मिलना चाहते थे और उनके साथ रहना उसे पसंद था। पॉलेस बक वाज इनवाइटेड फॉर डैश बाय ए मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लॉन्चन। और देखिए विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, तो देखिए यह बहुत पहले वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इंडिया इज ए यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, जो कि जवान राज्य है पुराने चीज़ का। और देखिए फर्स्ट मिस्टर स्टीफन चुबोको इजे, तो जो चुबोको है वह कौन है? मिस्टर स्टीफन चुबोको वह लैंड ओनर है। लोमो आस्क्ड फॉर ए डैश हैंड इन मैरिज, तो वह लोमो किसका हाथ मांगना चाहता था, किससे शादी करना चाहता था? तो वह नटालिया से। यह लास्ट नंबर चैप्टर है हमारा। देखिएगा एंटन चेखोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, तो एंटन चेखोव थे वह डॉक्टर थे प्रोफेशन से। और यह एक कॉमेडी है, यह भी याद रखिएगा, जिसे लिखा है एंटन चेखोव जी ने। इस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। लोमो वाज द डैश ऑफ द चुबोको, तो लोमोव जो है चुबोको का जो है वह घर के आसपास के नेबर और है, यहाँ पर पड़ोसी है उसके घर का। देखिए यहाँ पर कौन सा डैश इज द डॉटर ऑफ द चुबोको, जो नटालिया है वह चुबोको की बेटी है। नटालिया डॉग नेम, नटालिया का कुत्ते का नाम क्या था? तो वह लीप था, याद रखिएगा आप लोग, नटालिया कुत्ता का नाम लीप था। लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड बॉय डैश ईयर ओल्ड, तो वह 35 साल का था। लोमो जो है वह 35 साल का था, ये आप लोग याद रखें। लोमो एंड नटालिया आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडन, जो लोमो और नटालिया थे वह ऑक्समिडन के लिए आपस में झगड़े कर रहे थे। लोमो हैज़ कम टू द आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज, तो यहाँ पर हो जाएगा नटालिया हमारा आंसर। नटालिया से वह शादी करता है। मैरिज प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले, यानी कि यह एक एकांकी है। मैरिज प्रपोजल जो है यह एक एकांकी है, वन एक्ट प्ले है। और यहाँ पर देखिए डैश से, यहाँ पर है डैश से डेट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, तो यहाँ पर लिखा गया है डैश से डेट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं, तब तक आप लोग को। तो देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोमोव। और आप लोग बताइए कि लोमोव जो था वह कैसे व्यक्तित्व का इंसान था? तो वह एक नर्वस टेम्परामेंट का था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं मैरिज प्रपोजल लीजिए। मैरिज प्रपोजल क्या है? तो यह एक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। लोमोव सेड एट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट डैश मिडोन, तो यहाँ पर ऑक्समिडन बिलोंगिंग हिम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही होगा, ऑक्समिडन। लोमोव इज ए मैन, तो लोमोव जो मैन था यहाँ पर इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यह सब गलत है। यहाँ पर नर्वस टेम्परामेंट का हो जाएगा, नर्वस टेम्परामेंट का। एंटन चेखोव बेगन हिज कैरियर बाय कॉमिक स्केच में, तो एंटन चेखोव जो है वो अपने करियर बनाना चाहते हैं। नटालिया एंड लोमोव आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडन, नटालिया और लोमो ऑक्समिडन के लिए आपस में लड़ रहे थे। द ऑनरशिप ऑफ डिस्प्यूट ऑफ ऑक्समिडन, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्समिडन। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता था? तो वह नटालिया से करना चाहता था। चलिए देखते हैं द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, तो लोमोव का डॉग का नाम क्या था? तो उसका लोमोव का डॉग का नाम था गेस। लीव द डॉग वाज अबाउट ऑफ रूबल, तो जो लीव था वह कितने रुपए में खरीदा गया था? तो वह 85 रूबल्स में खरीदा गया था। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग करते हैं और बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा। और चलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसका आए वीडियो तो कमेंट में ज़रूर